दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है तब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे यूरोप के देश नेटो और अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को भरपूर मदद किया जा रहा है। मदद के रूप में जहां पे यूक्रेन को अब तक मॉडर्न से मॉडर्न हथियार मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से शुरू करके सरफेस टू एयर मिसाइल इवन टैंक तक दिया गया है, तो वहीं पे दोस्तों अब यूक्रेन के सामने फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके एक संभावनाएं उभर के आगे आ रहा है। और दोस्तों ये संभावना कोई छोटा मोटा संभावना नहीं बल्कि इतना बड़ा संभावना है जिसके अंतर्गत यूक्रेन किसी भी तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब यूरो फाइटर से लेके मिराज, ग्राइपिन से लेके F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल कर पाएगा। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये असल में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक ऐसे ऑफर के तहत भरोसा दिया गया है जिसके अंतर्गत यूक्रेन चाहे तो इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। दोस्तों कुछ दिन पहले मतलब 15 मई के दिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूनाइटेड किंगडम के दौरे पे थे और दोस्तों यहाँ पे जाके उनके तरफ से एक इंटरनेशनल फाइटर जेट कोलिशन बनाने को लेके बातों को कहा गया और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूके की तरफ से इन बातों के बाद एक प्रॉमिस किया गया है और इस प्रॉमिस के अंतर्गत शायद यूक्रेन को इस गर्मी के अंत से पहले ही मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाए। अब दोस्तों ऋषि सुनक के नेतृत्व वाले यूके के गवर्नमेंट के द्वारा इस दरमियान ये भी जानकारी दिया गया है कि इस गर्मी में मतलब समर सीजन में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यूक्रेन के पायलटों को ट्रेन किया जाएगा और फिलहाल यूनाइटेड किंगडम कई सारे अन्य देशों के साथ भी बातचीत में है ताकि F-16 जैसे एयरक्राफ्ट यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा सके। अब दोस्तों इस तरीके का बयान कोई पहली बार नहीं आया, देखा जाए तो ऐसा सिमिलर कमिटमेंट ब्रिटेन के द्वारा फरवरी महीने में भी किया जा चुका है। अब दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के इस तरीके के अनाउंसमेंट के अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के तरफ से भी लाइव टीवी में आके ये बयान दिया जा चुका है कि उनके देश मतलब फ्रांस यूक्रेन के पायलटों को ट्रेन करने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों ऋषि सुनक हो या फिर इमैनुअल मैक्रोन कोई भी ये प्रॉमिस नहीं किए कि वो अपने बेड़े से फाइटर एयरक्राफ्टों को निकाल के यूक्रेन को देंगे। कुछ महीने पहले ये भी खबर में चर्चा में था कि यूक्रेन की आवश्यकताओं को देखते हुए शायद यूरोफाइटर टाइफून के ट्रेंच 1 वेरिएंट मतलब सबसे पहले वेरिएंट और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के वेरिएंट को प्रोवाइड किया जाए और ये यूक्रेन के पायलटों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि दोस्तों जो ब्रिटेन के स्टेटमेंट है उसके मुताबिक यूक्रेन के पायलटों को 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने को लेकर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अपने बेड़े के एयरक्राफ्ट देने का बात नहीं कहा गया है। लेकिन वहीं पे F-16 एयरक्राफ्टों का जिक्र किया गया है जो दर्शाता है कि शायद ब्रिटेन किसी थर्ड कंट्री से F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को हासिल करके यूक्रेन को दे सकता है। अब दोस्तों ब्रिटेन अगर 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने को लेकर ट्रेनिंग देता है तो ये F-16 एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए भी फायदेमंद होगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि F-16 जैसे एयरक्राफ्ट भी अगर यूक्रेन को मिलता है तो भी ये यूक्रेन की जो एयर एक्टिविटी है उसे मजबूत कर सकेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो यूक्रेन के बेड़ा लगभग समाप्त हो चुका है और शायद ही इक्का दुक्का एयरक्राफ्ट यूक्रेन के बेड़े में बचा हुआ होगा। यूक्रेन अगर रशिया से लड़ रहा है तो केवल मात्र सरफेस टू एयर मिसाइलों के ही बलबूते पे। अब दोस्तों बात यह है कि अगर यूनाइटेड किंगडम अपने बेड़े से एयरक्राफ्टों को निकाल के नहीं देता है तो एयरक्राफ्ट यूनाइटेड किंगडम कहां से हासिल कर सकता है। अब दोस्तों F-16 जैसे एयरक्राफ्ट भी यूनाइटेड किंगडम के बेड़े में नहीं है तो इसका सिंपल मतलब है कि कोई थर्ड कंट्री आइदर इन एयरक्राफ्टों को देने को लेके यूनाइटेड किंगडम के साथ बातचीत कर रहा है या फिर यूनाइटेड किंगडम किसी थर्ड कंट्री से एयरक्राफ्ट खरीदने को लेके चर्चा कर रहा है। अब दोस्तों इस थर्ड कंट्री के रूप में डेनमार्क की संभावना काफी अधिक है क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डेनमार्क अपने बेड़े के पुराने हो चुके F-16 एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास कर रहा है और डेनमार्क की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का ऑफर अर्जेंटीना को भी किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बताया गया था कि फिनलैंड अपने FA-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को यूक्रेन को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों का जरूरत फिनलैंड को भी है। अब दोस्तों यहाँ पे चाहे जितने भी देशों का जिक्र किया जाए लेकिन इनमें संभावनाएं उन्हीं देशों का सबसे अधिक है जो कि एक्टिव नेटो का मेंबर है और अगर कोई एक्टिव देश की तरफ से अपने पुराने हो चुके बेड़े के एयरक्राफ्ट दिया जाता है तो यूक्रेन को कई तरीके के एयरक्राफ्ट मिलने का संभावनाएं हैं जिनमें यूरोफाइटर टाइफून, मिराज 2000, FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 इवन साफ ग्रुप की तरफ से बनाया हुआ ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट भी है। कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के दरमियान यूक्रेन को टैंकों का आवश्यकता है और यूक्रेन को टैंक प्रोवाइड किया जा रहा है उसी तरीके से यूक्रेन को अगर F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कोई अन्य एयरक्राफ्ट दिया जाता है तो ये उतना ही यूक्रेन को मदद कर सकेगा। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेटो ग्रेड के कुछ टैंकों को यूक्रेन के द्वारा हासिल किया गया है जिनमें सबसे अधिक जिक्र हो रहा है जर्मनी की तरफ से निर्माण किया हुआ लेपर्ड 2 टैंक का और रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के दरमियान ऐसे कुछ टैंक यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है। हालांकि कुछ अन्य अनकंफर्म खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जर्मनी के लेपर्ड टैंक के अलावा ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और यूनाइटेड स्टेट के एब्राम जैसे टैंकों को भी यूक्रेन हासिल किया है। मतलब दोस्तों एक तरीके से धीरे
धीरे करके ही सही, लेकिन इस तरीके के बड़े हथियारों के सप्लाई को वेस्टर्न देशों के तरफ से नॉर्मलाइज किया जा रहा है और धीरे धीरे करके यूक्रेन के जो हथियारों के सप्लाई है उसे बढ़ाने के साथ साथ हथियारों के दर्जे को भी बढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों वेस्टर्न देशों के तरफ से अगर यूक्रेन के पायलटों को ट्रेन किया जाता है तो ये वेस्टर्न देशों के लिए और एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि यूक्रेन के बेड़े के जो पायलट है वो ज्यादातर ऐसे एयरक्राफ्टों को ही फ्लाई करने में एक्सपर्ट है जो सोवियत जमाने में सोवियत यूनियन टूटने के बाद उन्हें मिला था, जैसे कि मिग और सुखोई सीरीज के एयरक्राफ्ट, और वो भी थर्ड जनरेशन के पुराने एयरक्राफ्ट जो 80 के दशक में या उससे पहले बना था। अब दोस्तों यूक्रेन के पायलट बेहतरीन तो हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने का ना उनके पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है और ना ही कभी ऐसे पायलटों के द्वारा मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्लाई किया गया है। ऐसे में अगर वेस्टर्न देशों की तरफ से यूक्रेन के एग्जिस्टिंग पायलटों को ट्रेन करना है तब भी उन्हें लगभग जीरो से ही ट्रेन करना शुरू करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से रशिया के द्वारा एयर सुपीरियोरिटी हासिल किया गया और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक यूक्रेन के एयरक्राफ्टों को मार गिराया गया, उससे यूक्रेन के अंदर पायलटों का कमी भी है। मतलब अगर कोई वॉलंटियरी यूक्रेनियन एयरफोर्स में भर्ती होने जाते हैं तो उन्हें भी जीरो से ट्रेन करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है ये 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि सालों दर का प्रोसेस होता है। और उसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो पायलट है ये रशिया के खिलाफ कारीगर हो सकेंगे, क्योंकि दोस्तों खाली सालों दर का ट्रेनिंग नहीं बल्कि उसके बाद कई तरीके के एक्सरसाइज के हिस्सा बनने के बाद ही ऐसे पायलट एक परफेक्ट पायलट होते हैं जो कि लड़ाई में जाके अन्य देशों के एयरक्राफ्टों के खिलाफ लड़ सके। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रशियन पायलट इस मामले में काफी अधिक एक्सपीरियंस रखते हैं, क्योंकि रशियन पायलटों के द्वारा साल दर साल मॉडर्न और आधुनिक एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया गया और कई सारे देशों के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस में भी एक्सपीरियंसेस हासिल किया जा चुका है। रशियन पायलट कई सारे एक्सरसाइजेस में ऐसे वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी अभ्यास कर चुके हैं, जिससे कि रशियन पायलटों के पास ऑलरेडी ऐसे एयरक्राफ्टों के खिलाफ लड़ने का एक्सपीरियंस है। पर दोस्तों यूक्रेन के पायलटों के पास शायद ही मॉडर्न रशियन एयरक्राफ्टों के खिलाफ लड़ने का कोई एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ना कभी यूक्रेनियन पायलट मॉडर्न एयरक्राफ्टों को फ्लाई करके रशियन एयरक्राफ्टों के खिलाफ लड़ाई का अभ्यास किए हैं और ना ही किसी वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों के पायलटों के पास ऐसे रशियन मॉडर्न प्लेटफॉर्मों के खिलाफ लड़ने का कोई एक्सपीरियंस है। दोस्तों रशिया इस लड़ाई में अब अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी उतार चुका है और रशिया के तरफ से अपने Su-35 और Su-30 सीरीज के भी एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के लगातार मार गिराने का भी खबर आ रहा है, जो बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को लेके सवाल तो पैदा करता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर ऐसे एयरक्राफ्ट तब हादसे का शिकार हुआ या तब मार गिराया गया जब ये काफी लो फ्लाई कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एयरफोर्स के पास एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन हथियारों के कमी काफी अधिक हो चुका है। इसी कारण रशियन एयरफोर्स के पायलटों को काफी लो फ्लाई करके अपने बॉम्ब्स को गिराना पड़ रहा है, जिस वजह से ये ज्यादातर समय शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल या स्ट्रिंगर जैसे मिसाइलों का शिकार बन रहे हैं। पर दोस्तों अगर डॉग फाइट जैसे सिचुएशन आता है तो शायद इस तरीके का नुकसान रशियन एयरक्राफ्टों को ना हो। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो लड़ाई यूक्रेन के क्षेत्र के अंदर घुस के अंजाम दिया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि रशियन फाइटर पायलट होस्टाइल एरिया में घुस के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन में कैजुअलिटी का जो रेट होता है वो उस देश का अधिक होता है जो होस्टाइल एरिया में घुसा है। अब ऐसे में दोस्तों यूक्रेन के सामने यूरोफाइटर, टाइफून, मिराज 2000, F-16, FA-18, इवन ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों का भी अगर प्रस्ताव रखा जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे यूक्रेन उस तरीके से रशिया का नुकसान पहुंचा पाएगा जिस तरीके से पूरा दुनिया सोच रहा है। अब दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट हासिल करने के बाद अगर यूक्रेन अपने किसी भी एयरबेस में इसे रखता भी है और डिप्लॉय भी करता है तब भी ये सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि यूक्रेन के अंदर सभी तरीके के एयरबेस रशिया के मिसाइल के दायरे में हैं। और दोस्तों रशिया के सैटेलाइट और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट लगातार हर एक एयरबेस के ऊपर निगरानी रख रहा है। मतलब अगर एक भी एयरक्राफ्ट किसी एयरबेस में दिख जाता है तो रशिया तुरंत ही उसे हमला करके तबाह कर सकेगा।